ओके, अभी हम लोग टॉर्क का कहानी पढ़ रहे हैं, टॉर्क के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, टॉर्क के बारे में नॉलेज गेन कर रहे हैं। इस सिचुएशन में बताइए कि कौन से केस में बॉडी टॉपल कर जाए। क्या इस केस में बॉडी टॉपल करेगा या इस केस में बॉडी टॉपल करेगी? क्या हुआ, कौन से केस में बॉडी टॉपल करेगी? मैंने इस बॉडी को थोड़ा सा टिल्ट किया, थोड़ा इधर घुमाया, घुमाने के बाद क्या हुआ, नॉर्मल फोर्स यहाँ लगेगा, ये बॉडी से कांटेक्ट में है, नॉर्मल इन दोनों बॉडी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, दोनों बॉडी के कांटेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, इसीलिए उसको हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन भी कह सकते हैं। ये क्या है भाई, ये है नॉर्मल फोर्स। ओके, इस सरफेस के नॉर्मल में ये हमने एक रेक्टेंगुलर बॉडी रखा है, इसको थोड़ा सा टिल्ट किया, घुमाया, तो टॉर्क लगेगा कहाँ पर? इस पॉइंट के अलोंग टॉर्क लगेगा, और ये इस पॉइंट के अलोंग नॉर्मल का टॉर्क क्या होगा, जीरो। इस पॉइंट के अलोंग ओके, जो टॉर्क लगेगा रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। यहाँ पर जो टॉर्क लग रहा है ये रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, क्योंकि ये जो वेट जो है वो किससे पास कर रहा है, बेस से पास कर रहा है। इसका बेस हम मान लेते हैं, ये क्या है, बेस। अगर इस बेस से ये पास कर रहा है, इसका मतलब ये टॉर्क क्या करेगा, इधर जाकर के बॉडी को क्या कर देगा, रीस्टोर कर देगा, फिर वापस इनिशियल पोजीशन में लेके आ जाएगा। इसमें बॉडी रीस्टोर हो रही है, इसमें टॉपल नहीं करेगा, इसमें बॉडी क्या होगी, रीस्टोर इट्स पोजीशन, अपना पोजीशन क्या करेगी, रीस्टोर करेगी। ठीक है, इट्स पोजीशन, जो इनिशियल पोजीशन थी उसको क्या करेगा, रीस्टोर कर लेगा, वापस आ जाएगा अपने पोजीशन में। ओके, समझ में आ रही है बात? ये जो बॉडी है, मैंने इसको थोड़ा सा टिल्ट किया, पहले ऐसा था, पहले कैसा था, पहले ऐसा था, ठीक है, मैंने फिर इसको टिल्ट किया, टिल्ट करने के बाद कुछ सिचुएशन इस तरह से हो रहा है, ऐसा कन्वर्ट हो रहा है। तो टिल्ट करने के बाद जो कन्वर्ट हो रहा है, एक वेट, ये जो वेट है मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्या करेगा, रीस्टोर करेगा इसको। रीस्टोर मतलब उसके इनिशियल पोजीशन को वापस लाया, क्योंकि वेट जो है पास कर रहा है इसके बेस से, इस बेस से पास कर रहा है। ओके, बात समझ में आ रही है? तो जो पास कर रही है इसके वजह से क्या होगा कि ये पुनः क्या होगी, रीस्टोर हो जाएगा, है ना। इस बेस से पास कर रही है, तो चलिए कोई दिक्कत, इस बॉडी का बेस ये है और इस फ्लोर का सरफेस है ये, है ना, तो इसीलिए ऐसा हो रहा है। इस कहानी में देखिए, इस कहानी में देखिए क्या हो रहा है, ये हमने इसी सिचुएशन का आगे वाला पार्ट, इसको और हम आगे बढ़ाते हैं, नॉर्मल के लोग और आगे बढ़ा रहे हैं, लाइक दैट। अगर हमने बॉडी को ऐसा करते 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 थोड़ा सा और इधर लेके जा रहे हैं, तो इस कहानी में देखिए अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो W लग रहा है वो वेट से, सॉरी बेस से पास नहीं कर रहा है। अब इस बॉडी का बेस ये है, इससे पास नहीं कर रहा है, इससे पास नहीं करने की वजह से ये बॉडी टॉपल कर जाएगा, गिर जाएगा, ये बॉडी क्या कर जाएगा, गिर जाएगा, और गिरने की वजह से क्या होगा, बॉडी अपना इनिशियल पोजीशन रीस्टोर नहीं कर सकेगा, ये टॉपल करेगा, ये गिर जाएगा, ये डिफिनिट टॉपल करेगा, ये क्योंकि इसके पास रीस्टोरिंग टॉर्क है ही नहीं। ये जो टॉर्क है ये कैसा टॉर्क है, ये रीस्टोरिंग टॉर्क है, दिस इज कॉल्ड रीस्टोरिंग टॉर्क। ये रीस्टोरिंग टॉर्क है, वापस क्या कर रहा है, हम इसको इधर घुमाना चाह रहे हैं, ये वापस इधर आ रहा है, रीस्टोरिंग टॉर्क। इसमें ये वेट जो है ये पास नहीं कर रहा है बेस से, है ना, इसके ऊपर जो टॉर्क लग रहा है ये टॉपल करेगा, रीस्टोरिंग टॉर्क नहीं है, टॉपलिंग टॉर्क है, गिराने वाला टॉर्क है ना। यहाँ टॉर्क भी, यहाँ भी टॉर्क लग रहा है, यहाँ भी टॉर्क लग रहा है, बॉडी को सिर्फ गिराने के लिए, अनस्टेबल तो है ही, है ना, और ये इसको गिरा देगा, निश्चित गिराएगा। तो टॉर्क के क्या क्या एग्जांपल्स हैं, है ना, इतना समझ में आया हमें कि बॉडी का पोजीशन कैसे रीस्टोर कर सकता है, कैसे नहीं कर सकता है। अब बहुत सारे एग्जांपल्स टॉर्क के बारे में जानना चाहते हैं तो देख लीजिए, सिंपल जो डेली लाइफ में आप ऑब्जर्व करते हैं, नेचर में ऑब्जर्व करते हैं, है ना। रोटेशन ऑफ डोर्स अबाउट इट्स हिंजेस, जो डोर का हिंज होता है, एक्सिस होता है, उसके अलावा डोर जो खोलते हैं ना, ओपन करते हैं, रोटेट करते हैं, खोलना बंद करना, ये सब क्या है, टॉर्क का इफेक्ट, रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, है ना, ये टॉर्क कहलाता है। आगे चलते हैं, ग्राइंडिंग व्हील्स रोटेशन अबाउट ए पाइवोट, जो ग्राइंडिंग व्हील है वो क्या करते हैं, पाइवोट के लोग घूमती है, वो क्या है, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स है। अनबोल्टिंग ए नट बाय पाइप रेंच से बोल्ट को खोलना बंद करना, अनबोल्टिंग एंड बोल्टिंग ऑल्सो, है ना, यहाँ पे अनबोल्टिंग भी कर सकते हैं एंड बोल्टिंग, उसको बंद करना भी। ए नट
बाय पाइप रेंच से उसको खोलना भी बंद करना, दोनों का दोनों एग्जांपल क्या है, टॉर्क के एग्जांपल है। टॉपलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर इट्स वेट, जैसे मोटा आदमी अगर थोड़ा सा भी झुकेगा, अगर मोटा आदमी थोड़ा सा भी झुका तो ग्रेविटेशनल वेट के अगेंस्ट में क्या करेगा, टॉपल हो जाएगा, गिर जाएगा, है ना, क्योंकि अनबैलेंस पोजीशन में आ जाएगा। तो यही सब है एग्जांपल टॉर्क के। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं आपसे आप आसानी समझ सकते हो बैलेंस कैसे होता है बॉडी का। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम, है ना। रोटेशनल इक्विलिब्रियम को पढ़ने के पहले टॉपिक हमने पढ़ लिया कि कोई मोटा आदमी अगर थोड़ा सा भी आगे झुका तो गिर जाता है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो इसी कहानी में समझिए, मान लो मेरे हाथ में एक बाल्टी है, उसमें पानी भरा हुआ है, और उसमें मान के चलो 30 लीटर का पानी भरा हुआ है, दाएं हाथ में भरा हुआ है, बायां हाथ खाली है, तो क्या होगा, क्या मैं टॉपल करके गिर जाऊंगा, क्या मैं गिरने का चांसेस है, बता सकते हो। बिल्कुल मैं एक साइड झुकूंगा, है ना, झुकने की चांसेस एक साइड हो जाएगी, राइट हैंड साइड तरफ ज़्यादा बेटर रहेगा, तो क्या होगा, झुकेंगे, है ना। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी उतने ही मास का बॉडी रखेंगे, फिर क्या होगा, उतने मास का बॉडी रखने से बैलेंस में हम चलते चले जाएंगे। इसीलिए जब कोई एक हाथ में क्या करता है, ऑब्जेक्ट रखता है, बाल्टी रखता है, पानी भरता है या बैग रखता है, तो दूसरे हाथ में भी लेके जाता है, बैलेंस होके चले, टॉपल ना कर पाए, उस केस में टॉपल ना कर पाए। रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स आदमी को अनस्टेबल कर सकता है ना। तो उस कहानी में इक्विलिब्रियम रखने के लिए, बॉडी को स्टेबल करने के लिए आदमी क्या करता है, दोनों साइड में मास रखता है, ऑब्जेक्ट रखता है कि बॉडी टॉपल ना कर सके, गिरे नहीं, है ना। तो यहाँ पे टॉपल नहीं किया, रिस्टोर किया। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो क्या होता, अगर हमने थोड़ा सा टिल्ट किया तो टिल्ट होता ही रह जाता, रिस्टोर नहीं कर पाता, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही रिस्टोर हो रहा है, ये बात आप समझ लो। यहाँ पे करते थे, ये तो कहानी ग्रेविटेशनल फोर्स हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बॉडी क्या करता है, टिल्ट कर देता है, घुमाते तो टिल्ट करता है ना। तो ये सब कहानियां हैं, कुछ ना कुछ टिल्ट में क्या होता है, फोर्स लगा रहे हैं, तभी तो ऐसा हो रहा है। चलिए, तो ये सब चीजें हम लोग पढ़ लिए हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ओके, ओके, क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद उसका आंसर खोजेंगे, क्या आंसर होगा। ए व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर कैन रोटेट फ्रीली अबाउट इट्स सेंटर। अबाउट इट्स सेंटर, एक व्हील है जो फ्रीली अपने सेंटर के अलोंग मूव कर रहा है, फ्रीली, ये सेंटर है ना, और फ्रीली मूव कर रहा है, फ्रीली मूव कर रहा है। अबाउट इट्स सेंटर स्ट्रिंग इज रैप्ड, ये क्या है, स्ट्रिंग है, इट इज कॉल्ड स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है जो रैप किया गया है ओवर इट्स रिम एंड इज पुल्ड बाय ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। 10 न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर में लगाया जा रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है, खींचा जा रहा है, नीचे की ओर खींचा जा रहा है। ओके, टू विच एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इज प्रोड्यूस्ड इन इट। ये मासलेस नहीं है, इट हैज सम मास, इसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी, ये मासलेस नहीं है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो क्या होगा वो फाइंड करना है, इसका रेडियस है 1 मीटर दिया हुआ है, सेंटर से 1 मीटर दिया गया है, तो फाइंड करना है आपको व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस व्हील, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा।
आप ये बताइए। तो सबसे पहले हमने एक इक्वेशन पढ़ा था, जानते होंगे कि टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, है ना। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, एक बार में आंसर निकालेंगे। आई इज इक्वल टू टॉर्क बाई अल्फा। टॉर्क क्या है भाई, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ये टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ डिवाइडेड बाई, अगर मैं फोर्स की बात करूं, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मैग्नीट्यूड ही तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है ना। चलिए आर क्रॉस एफ, इसका मैग्नीट्यूड पता कीजिए। दोनों देखिए क्या ये दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, बिल्कुल। रेडियस वेक्टर ये है इधर और फोर्स है इधर, दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड अल्फा, 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, विद यूनिट लिखेंगे। और यहाँ पे रेडियस कितना है 1 मीटर, फोर्स कितना लग रहा है 10 न्यूटन, डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल टू कितना आ रहा है 10 न्यूटन, है ना। तो कितना आ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पूरा का यूनिट लिखेंगे तो क्या आएगा 2 kg मीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट, बट बी, ए एंड डी ऑल अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग। जितने सारे ऑप्शंस हैं सब के सब क्या है, गलत हैं। याद रखिएगा इस चीज को, ओके। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन को फाइंड किया, है ना। और इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए ठीक है, अगर मान लो कि इसी क्वेश्चन को मैं ऐसा, तो 0.1 मीटर का रेडियस है ना, और फोर्स लग रहा है 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी, ओके। इसको भी बनाइएगा, ये आपका होमवर्क है। ये 0.1 दे रहे हैं, फिर इसके बाद 2 मीटर दे रहे हैं, फिर इसके बाद 5 मीटर दे रहे हैं। ये सब एग्जांपल आप घर पे बनाइएगा फॉर योर प्रैक्टिस। इट इज योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क है। आप प्रैक्टिस के लिए इन सब क्वेश्चंस को ले लो, बनाओ, ओके। और परफेक्ट बनो। प्रॉब्लम्स सॉल्विंग में क्या बनना है, परफेक्ट बनना है। इंक्रीज योर स्पीड, इंक्रीज योर एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन, ओके। चलिए ठीक। ओके अभी हम लोग पढ़ेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम प्लस इक्विलिब्रियम के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जनरली हम लोग समझेंगे नेट टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। हम लोग क्या पढ़ते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, इफ नेट टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, तो अगर नेट टॉर्क इक्वल टू जीरो है तो टॉर्क इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो, टॉर्क इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो, एंड टॉर्क इन जेड डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो, ऑल्सो बी जीरो टू रिमेन इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रिमेन इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि बॉडी टॉबल नहीं कर रहा है, बॉडी स्टेबल कंडीशन में है, ओके। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं है कि बॉडी ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में भी हो, कंपलसरी कंडीशन नहीं है, में भी हो सकता है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल इक्विलिब्रियम होता है, नेट टॉर्क ऑन द बॉडी इज इक्वल टू जीरो। बॉडी के ऊपर में नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो ही बॉडी टॉपल नहीं करेगा। तो उसकी कंडीशन क्या है, व्हाट इज द कंडीशन, इफ द नेट टॉर्क ऑन द बॉडी इज इक्वल टू जीरो। उसका कंडीशन है टॉर्क ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस, टॉर्क ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस अबाउट सेंटर ऑफ मास शुड बी जीरो, अबाउट सेंटर ऑफ मास शुड बी जीरो टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम। कैसा इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ओके। टॉर्क ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस अबाउट सेंटर ऑफ मास, इससे पहले भी हम लोग एग्जांपल देख चुके थे, शुड बी इक्वल टू जीरो टू रिमेन इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। और कब ये होता है कब नहीं होता है, हमने पिछले एग्जांपल में भी देख लिया था, अभी भी देखेंगे। इफ वर्टिकल लाइन, इफ द वर्टिकल लाइन थ्रू सेंटर ऑफ मास कट्स द बेस सरफेस एट ए पॉइंट within the contact area or the area bounded by the contact points, ठीक है। ये कंडीशन है, एक वर्टिकल लाइन थ्रू सेंटर ऑफ मास कट्स द बेस सरफेस एट द पॉइंट कॉन्टैक्ट एरिया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम बॉडी क्या होगी,
रहेगी, ये भी कंडीशन है। नेट टॉर्क इक्वल टू 0 होना चाहिए रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहने के लिए, ठीक है। और आगे समझिए। ओके, अभी हम लोग इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ रहे थे। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में 3 टाइप के इक्विलिब्रियम आते हैं। एक आता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक आता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और थर्ड आता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? ए बॉडी ट्राइज टू रिगेन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस किया फिर बॉडी वापस आ गया, थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस किया फिर बॉडी रिगेन कर गया, थोड़ा स्लाइट डिस्प्लेस किया फिर बॉडी रिगेन कर गया। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? ये कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डिस्प्लेस करने, ज़्यादा करने से गड़बड़ हो जाएगा, वो कहानी अलग हो जाएगी। थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, बॉडी अगर अगेन अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन को गेन कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, तो ऐसे ऐसे इक्विलिब्रियम को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम का संज्ञा देते हैं। दैट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। बॉडी ट्राइज टू रिगेन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन आफ्टर बीइंग स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड। डिस्प्लेस भी कर देना है और रिलीज भी कर देना है। थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, देखो थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया, डिस्प्लेस किया छोड़ दिया, है ना। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है? इसके उल्टा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ए बॉडी गेट्स फर्दर डिस्प्लेस्ड, ए बॉडी गेट्स फर्दर डिस्प्लेस्ड आफ्टर बीइंग स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज। थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और फिर रिलीज करके छोड़ दिया, तो बॉडी क्या करेगा? बॉडी क्या करेगा? और आगे डिस्प्लेस हो जा रहा है, फर्दर डिस्प्लेस्ड। ये क्या हो रहा है? फर्दर डिस्प्लेस्ड, और आगे बढ़ जा रहा है आफ्टर बीइंग स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड। जैसे ये इक्विलिब्रियम, ये कंडीशन देखो, थोड़ा सा हम इसको छोड़ेंगे, थोड़ा सा छोड़ दिया, अभी अपने आप चला गया, देख रहे हैं ना। थोड़ा सा हमने इसको छोड़ दिया, वो अपने आप अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में चला जा रहा है। ओके, तो ये सब कहानियां थी स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बहुत सारे इक्विलिब्रियम, बहुत सारे कंडीशन और भी इक्विलिब्रियम का यूज होगा आपको, एसएच में भी यूज होगा, है ना। इक्विलिब्रियम कंडीशन और जगहों पे पढ़ना रहता है। थर्ड आता है आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसके बारे में हमको पढ़ना है, इन सब चीजों को देख लीजिए। इसके बाद हम बताएंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है। ओके, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम टॉपिक है हमारा। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में बॉडी रिमेन इन इक्विलिब्रियम इवन आफ्टर बीइंग स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड। बॉडी इक्विलिब्रियम में ही रहेगा, सेम हाइट पे, सेम सिचुएशन पे रहेगा, कोई उसको अंतर करने वाला नहीं है। न्यूट्रल का मतलब ही होता है नो एक्शन, कुछ एक्शन नहीं होगा। बॉडी stays in equilibrium even after being slightly displaced and released called neutral equilibrium। ऐसे ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या पढ़ते हैं? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। देखिए क्या इतने सारे इक्विलिब्रियम पढ़े हैं, इसमें सेंटर ऑफ मास का क्या सिचुएशन होता है, उसी से इनका डिस्टिंक्शन होता है, इसी का डिफरेंसेस पैदा होता है। ये इक्विलिब्रियम का हमने चार्ट बना रखा है, फिर सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, हाइट का क्या स्थिति होगा वो देखेंगे। पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा हायर हो जाएगा अगर हम बॉडी को स्लाइटली डिस्प्लेस करें और रिलीज करें तब। समझ में आ रही है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा हायर चले जाता है, ऊपर चले जाता है। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे रखा है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो जब हम स्टेबल इक्विलिब्रियम थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे फिर रिलीज करेंगे, थोड़ा सा बॉडी क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ रहा है ना, ऊपर चला जा रहा है। इसमें क्या हो जा रहा है? गोज लोअर, लोअर चले जाता है ना। इसमें थोड़ा सा और डिस्प्लेस करेंगे तो और लोअर आ जाएगा। चलिए ठीक है। न्यूट्रल में क्या होता है? स्टेज एट द सेम हाइट। ये तो इसमें लोअर आ जाएगा, इसमें क्या होगा? स्टेज एट सेम हाइट इफ बॉडी इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज। बॉडी को स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे और रिलीज करेंगे तो ये सब कहानियां होगी। इसमें लोअर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और इसमें सेम हाइट पर रहेगा। यही सब डिफरेंसेस है इन तीन इक्विलिब्रियम में, यही सब डिफरेंसेस है। इसको आप लोग ऑब्जर्व कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। ओके।